गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी। और इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास इंटीरियम डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेंगी जी। सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था जी। आई होप कि आपने पिछली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि पिछली वीडियो कहीं ना कहीं बेस होगी इस वीडियो के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जी। डीके गोयल बुक है और इलस्ट्रेशन 38 है जो हम डिस्कस करेंगे जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वगैरह, असेट्स वगैरह दे रखी हैं जी, और नोट नंबर वगैरह दे रखे हैं जी। और कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट हैं जो कि हमारे पास मेनली हैं, जो कि इंटीरियम डिविडेंड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल फिक्स एसेट और एडिशनल डिबेंचर से रिलेटेड हैं जी। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। देखो, फर्स्ट नंबर हमने जो क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जैसे कि हम क्वेश्चन अगर शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो फर्स्ट नंबर भी हमें करना क्या है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। और आपको पता है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो जो हमारी शुरू होगी वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होगी, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करना है हमने फर्स्ट नंबर पे जी। तो देखिए, जो रिजर्व एंड सरप्लस है इसका वर्किंग नोट नंबर जो आपको 1 दे रखा है, तो इस 1 वाले नोट पर आपने जाना है। तो इस 1 वाले नोट के अंदर हम चेक करते हैं जी हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस क्या है। तो देखो जी, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है और 2 ईयर्स का डाटा गिवन है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का जी। तो जब कभी भी आपने गिवन आ जाए आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस 2 ईयर्स का गिवन हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते थे, याद हो आपको कि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के लिए फर्स्ट नंबर हम नेट प्रॉफिट लेते थे। उसके लिए जो फॉर्मूला लगाते थे, करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट करके। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है चेक कर लीजिए, करंट ईयर ये रहा, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट की बजाय हमें लॉस गिवन है जी, जो कि 30,000 का है। तो हमने फॉर्मूले को फॉलो करना है, 56,000 ये माइनस रहेगा, और ये हमारा लॉस है जी 30,000 का। तो इस 30,000 के लॉस को भी मैं माइनस से ही डिनोट करूँगा जी। और जब ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इसे प्लस कर लेंगे जी, ये बन जाएगा 86,000 रुपीज़ जी। उसके बाद अगर आपको याद हो, इसके अंदर हम 5 आइटम्स ऐड करते हैं जो कि हमने एक कोडवर्ड में बना रखा था PPITD के नाम से। जैसे फर्स्ट P का मतलब होता है जी प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो हम चेक कर लेते हैं जी क्वेश्चंस के अंदर क्या हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है। देखो, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेनली आपको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर गिवन होगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर डाउटफुल लगा एंड प्रोविज़न फॉर रिपेयर गिवन है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स हमें नहीं गिवन है जी। तो सेकंड होता है P आपको प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड भी इस क्वेश्चंस के अंदर नहीं गिवन है जी। और आई का मतलब है इंटीरियम डिविडेंड, और इंटीरियम डिविडेंड वाला ही क्वेश्चन हम आज सोल्व कर रहे हैं जी। तो इंटीरियम डिविडेंड की आपको एडजस्टमेंट गिवन है जी, जो कि 36,000 रुपीज़ का है। तो इस इंटीरियम डिविडेंड को हमने ऐड करना है जी। तो ये इंटीरियम डिविडेंड है क्या चीज़? इंटीरियम डिविडेंड वो डिविडेंड जो कंपनी साल के मिड में एक तरीके से अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जी। क्लियर है जी। तो 36,000 हमारा ये रहेगा जी। देन उसके बाद होता है जी टी का मतलब होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो, हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएंगे, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी ट्रांसफर टू रिजर्व का एक पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है हमारा इश्यू ऑफ शेयर के टाइम रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने शेयर इशू करे हैं वो एट प्रीमियम पे करे हैं, तो इसलिए इसे हम ट्रांसफर टू रिजर्व का पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे जी। तो टी के बाद होता है जी डी मतलब होता है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी, और वो भी एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो हम इग्नोर करेंगे और हम इसका टोटल कर लेंगे जी। टोटल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा जी 1,22,000 रुपीज़ आ जाएगा जी। अब हम शुरू करते हैं जी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, और जिसके अंदर हम फर्स्ट नंबर पे बनाएंगे जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट नंबर पे हमने लिखना है जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
और ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होगी, और इसके लिए हमने वर्किंग नोट बना रखा है जो कि वर्किंग नोट नंबर 1 है। उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा प्रॉफिट है क्वेश्चंस में 1,22,000 रुपीज़ हो गया है जी। अब रूल क्या कहते हैं जी, इसके बाद हमने एडजस्टमेंट करनी होती है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। देखो जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर सिंपली क्या है, आपके पास जितने भी लॉसेस होते हैं, ठीक है जी, उनको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है, और जितनी भी हमारी इनकम होंगी उनको हमने लेस करना है जी। तो चेक कर लेते हैं जी लॉस के लिए। देखो जी, हमने फर्स्ट नंबर से शुरू हो जाना है। शेयर कैपिटल, इसमें कुछ भी नहीं कह रखा, छोड़ दीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट नंबर 1 हमने चेक कर लिया, जिसके अंदर हमें एसपी और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, तो यहाँ हमें कोई भी लॉस नहीं गिवन है जी। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग पे चलते हैं जी। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग पे एक वर्किंग नोट नंबर 2 दे रखा है, तो इसका नोट नंबर हमने 2 चेक करना है जी। और नोट नंबर 2 जो कह रखा है 15% डिबेंचर है। देखो जो इसकी ये रेट है हमारी, ये जो रेट दे रखी है, यही हमारा एक तरीके से एज ए नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का काम करेगी जी। जितनी भी परसेंटेज आपको गिवन है वो आपने प्रीवियस ईयर पर लगानी है। प्रीवियस ईयर हमारा 2021 है जी। अगर मैं इसका 15% लगाऊं जी, 30,000 रुपीज़ बनता है। लेकिन फिर भी आपने एक बार सारी की सारी एडजस्टमेंट को जरूर चेक करना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस के अंदर एडजस्टमेंट भी गिवन होती हैं। तो जैसे चेक करें, एडिशनल डिवेंचर 50,000 के वर इशूड एट पार ऑन 1 अगस्त 2021। देखो जब भी ऐसी एडजस्टमेंट आ जाए तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने सोल्व करना है। 2021 की अप्रैल 1 आ जाएगी और 31 मार्च 2022 आ जाएगा। एक डेट हमें दे रखी है 1 अगस्त 2021 की जी। हम चेक करते हैं जी, लास्ट ईयर जो मेरे पास बैलेंस था वो 2 लाख था, और नेक्स्ट ईयर वो 2,50,000 हो गया है जी। तो यहाँ हमने 2 लाख लिखना है, यहाँ हमारा 2,50,000 है, और ये जो 2,50,000 हुआ है वो 1 अगस्त को ही हो गया है जी, क्योंकि 1 अगस्त को ही आपने 50,000 के इशू कर दिए हैं। तो ये 2,50,000 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक अपने इंटरेस्ट लगाना है जी, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ लगाना है। तो लो जी, सिंपली आपने अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है जी, 4 मंथ का यहाँ इंटरेस्ट रहेगा और 8 मंथ का यहाँ लगाना है जी इंटरेस्ट। लो जी, अगर 2 लाख का 2 लाख इंटू में 4/12 कीजिए, और रेट गिवन है जी हमें 15%। सेम यहाँ पे 2,50,000 है, इंटू में करेंगे जी 4/8/12 इंटू में 15/100। इस तरीके से हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो इसे कट कीजिए, 3 आएगा, 500 कट कीजिए, ये 10,000 हो गया जी हमारा। इसे चेक कर लेंगे, 4 2 जा 4 3 जा होगा, इसे कट करें, 5 आएगा, 00 कट कीजिए, तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू में 5 करेंगे जो कि 25,000 होगा, और ओवरऑल जो टोटल हो जाएगा वो मेरा 35,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इंटरेस्ट ऑन जो डिवेंचर है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा जी। तो इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हमने ऐड कर देना है जी एज ए नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की तरह। लो सी, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। उसके बाद हमें और लॉसेस चेक करने होंगे जी। जैसे कि मेरे पास ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल के अंदर कोई भी लॉस प्रॉफिट नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का वर्किंग नोट नंबर 3 दे रखा है, 3 नंबर नोट चेक करते हैं जी। तो 3 के अंदर हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड प्रोविज़न फॉर रिपेयर दे रखा है, तो इसे चेक करना जरूरी है। तो कंपैरिजन हमेशा स्मॉल टू लार्ज ईयर की तरफ चलना है। देख लीजिए 21 to 22 ये मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो लॉस है जी। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को आपने ऐड कर देना है जी, जो कि 4,000 रुपीज़ का है। सेम प्रोविज़न फॉर रिपेयर है, लास्ट ईयर 0 था, नेक्स्ट ईयर वो 2,000 का हो गया, तो ये रिपेयर वाला भी लॉस आपने ऐड करना है जी। लो जी, 2,000 रुपीज़। और चेक कर लेते हैं जी, सारी की सारी आइटम्स एक बार जरूर चेक कीजिए। नेक्स्ट है मेरे पास जैसे नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स सेट दे रखा है, और फिक्स सेट का 4th नोट दे रखा है, और 4 नोट के अंदर हमें फिक्स सेट दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन है, और क्वेश्चंस के अंदर इससे रिलेटेड हमारे पास एक एडजस्टमेंट है, तो फिर इन दोनों का आपको काउंट भी क्रिएट करना है जी। तो ओपनिंग बैलेंस जो है मेरे पास वो 2 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है जी। तो फर्स्ट नंबर हमने 2 बैलेंस BD करेंगे जी 2 लाख, एंड क्लोजिंग बैलेंस करेंगे जी बाय बैलेंस CD 5 लाख रुपीज़ का।
और एडजस्टमेंट हम चेक कर लेते हैं जी। टेंजिबल फिक्स सेट जिसकी कॉस्टिंग 20,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹8,000। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए। अगर याद हो मैंने आपको एक वीडियो कराई थी जिसके अंदर हमने फिक्स सेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। याद हो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसके अंदर आपने क्रिएट करना है, उसके अंदर यहाँ जो अपन डेप्रिसिएशन लिखते थे वो हमारा डेप्रिसिएशन जो होता था एक स्पेसिफिक पार्ट का होगा। क्लियर है जी, हमने एक स्पेसिफिक पार्ट का लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कह रखा है एक कॉस्ट है मशीनरी की 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹8 लिखा हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर ये मेंशन करा हुआ है ये सिर्फ ओनली इसी पार्ट का ही डेप्रिसिएशन है, और इसी पार्ट का होने के कारण इसे हम स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन कह सकते हैं जी। तो यहाँ मेरा ये 8,000 रुपीज़ का आ जाएगा। और याद हो यही 8,000 का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन अपोजिट नेम के साथ, जो कि फिक्स असेट रहेगा 8,000। और यहाँ इनका ओपनिंग क्लोजिंग पुट करेंगे जी, बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD जी। तो हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 30 एंड 48 का जी। ये 30,000 हमारा यहाँ आ जाएगा जी, 48 आपने यहाँ रखना है। ओवरऑल टोटल कितना हो गया जी, 56 हो गया। और यहाँ पे मेरे पास 30 है, तो ये डेप्रिसिएशन के नाम से मैं 26,000 लिखूँगा जी, और ओवरऑल टोटल मेरा 56 हो जाएगा। अब यही जो 26 आया है मेरा डेप्रिसिएशन, ये जो मेरा डेप्रिसिएशन होगा वो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर लिखा जाएगा जी। डेप्रिसिएशन आ जाएगा मेरा 26,000 रुपीज़ का जी। क्लियर है जी। अब हमने इस अकाउंट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिक्स सेट अकाउंट को। और इन्फॉर्मेशन क्या है, कहते हैं वर सोल्ड ₹17। देखो जी, एक ये कॉस्टिंग दे रखा है। जब भी आपको क्वेश्चन में कॉस्टिंग दे रखा हो तो कॉस्टिंग का मतलब डेप्रिसिएशन अभी इस वाली वैल्यू के अंदर ऐड है, तो मेरे को 20 में से पहले 8 माइनस करना है। अगर बुक वैल्यू दे रखा है तो इसका मतलब ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस है, तो 20 में से 8 को लेस कीजिए, 12 आएगा। 12 वाली चीज़ आपने 17 की सोल्ड कर दी। लो जी, 17 की सोल्ड कर दी तो बाई बैंक हो जाएगा 17, और 5,000 का आपको क्या हो जाएगा जी, गेन होगा, वो हमने यहाँ लिख देना है जी। लो जी, अब हम टोटल कर लेते हैं जी। ओवरऑल टोटल बन गया जी 5,25,000। उसमें से 2,05,000 को लेस कर दूंगा, तो करने के बाद कितना आएगा, 3,20,000 आएगा, जो कि बैंक के नाम से आएगा। इसे हम कह देंगे परचेज ऑफ फिक्स सेट, और ये हमारी होगी जी सेल ऑफ फिक्स सेट। क्लियर है जी। जो इसका ये गेन है वो मेरा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का पॉइंट है जी, तो इस गेन को मैं लेस कर दूंगा, जो कि मेरा 5,000 रुपीज़ का है जी। तो इस गेन को हमने लेस कर देना है 5,000 की जी। तो ये हमारे पास अभी चल रहा है जी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड जी। उसके बाद हमारे पास एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है जी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, और इससे रिलेटेड भी मेरे पास एक एडजस्टमेंट गिवन है, तो इसका अकाउंट भी हमने क्रिएट करना है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है 40 एंड क्लोजिंग है जी 45,000, तो ये भी हमारी एक असेट है, इसलिए हम इसका टू बैलेंस BD डेबिट साइड में लिखेंगे 40,000 रुपीज़ का जी। और क्लोजिंग बैलेंस जो गिवन है मेरे पास वो है जी 45,000 का, तो बाय बैलेंस CD आ जाएगा जी 45,000 रुपीज़ के साथ भी। इसकी जो एडजस्टमेंट गिवन है वो भी चेक करते हैं जी। कह रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट 10,000 आपने सोल्ड कर दी 40% प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब ये हो गया जो 10,000 की चीज़ है वो आपने 14,000 की सोल्ड करी, तो मैं बाय बैंक करूँगा जी 14,000 रुपीज़। मैंने 4,000 के प्रॉफिट पे सोल्ड कर दी है, तो इसे मैं टू गेन लिखूँगा 4,000 का। अब इस तरफ का जो टोटल है 44 है, और इस तरफ का जो टोटल है जी मेरे पास 59,000 रुपीज़ दे रखा है जी। तो डेबिट साइड में मेरे पास जो कमी आ रही है वो है जी मेरे पास 15,000 रुपीज़ की। इस 15,000 का मतलब ये है कि हमने परचेज़ करा है जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को जी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लो जी, जो इसका ये गेन है मेरा वो भी नॉन कैश आइटम का पार्ट है, जो कि 4,000 रुपीज़। इस गेन को भी मैंने लेस करना है, तो गेन ऑन जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जो कि 4,000 रुपीज़ का, इसको भी लेस कर दीजिए। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने कवर कर ली हैं। वैसे करंट इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, तो ये सारी हमने एडजस्टमेंट को एक बार चेक कर लिया है जी।
तो कोई भी एडजस्टमेंट अब ऐसी नहीं है जो रह गई हो। अब हमने इनको सोल्व करना है जी। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा जी वो आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़ का जी। इसको हम लिखते हैं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तैयार हो चुका है जी। अब उसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट बच गई मेरे पास वो कौन सी हैं, इसके अंदर करने वाला पॉइंट वो है जी करंट असेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड जी। तो फर्स्ट नंबर हम करंट असेट चेक करते हैं, 50 से 30 हो गई, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने पर हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है जी। बट एक चीज़ नोट करने वाला है कि करंट इन्वेस्टमेंट है, तो करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इसलिए इसे इग्नोर कीजिए। तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो मुझे लेस करना है इन्वेंट्री को, क्योंकि असेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो 50,000 रुपीज़ को मैं लेस कर दूंगा जी। क्लियर है जी। नेक्स्ट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मेरे डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहे हैं, मेरे को प्लस करना है अपोजिट, 1,20,000 रुपीज़ हम प्लस कर देंगे जी ट्रेड रिसीवेबल के, 1,20,000 रुपीज़ जी। उसके बाद हमारे पास है जी करंट लायबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज है तो मुझे प्लस कर देना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है जी ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। इसको हम सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, अब इसकी कोई भी एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे जी। तो इनको सोल्व कर लेते हैं जी। 180 में से 50 माइनस कीजिए, 130 एंड 120 250, 60 ऐड कर दीजिए। लो जी कितना हो गया, 3,10,000 रुपीज़ हमारा ये तैयार हो चुका है। और इसे हम लिखेंगे जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम लिखेंगे जी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी। अगर इसके अंदर हमारे पास कोई भी प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसे हमने लेस कर देना है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स कुछ भी नहीं है, तो ये मेरा जो आंसर बनेगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा ये तैयार हो जाएगा, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट एक्टिविटी है हमारी ऑपरेटिंग, लेकिन बिल्कुल ईजी है थोड़ा अगर समझ के करोगे तो। उसके बाद हमने तैयार करना है जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है वैसे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि देखो इसके अंदर देखना होता है आपने फिक्स सेट को, और फिक्स सेट के हमने अकाउंट तैयार कर लिए हैं, बस अब उनका आपने करना क्या है जी, बैंक वाला बैलेंस चेक करना होगा। लो जी फिक्स सेट के अंदर इस बैंक का मतलब सेल है, तो सेल वाला आपने प्लस कर देना है, सेल ऑफ फिक्स सेट। फिक्स सेट जो सोल्ड करी है जी वो हमारे पास है 17 की, तो ये 17 हमारे प्लस में चलेंगे। और उसके बाद ये वाली जो परचेज है इस परचेज को माइनस करना है 320 से, तो परचेज ऑफ फिक्स सेट है 3,20,000 की। नेक्स्ट करते हैं जी, देखें नेक्स्ट हमारे पास था एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो लो जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमने अकाउंट बनाया है, ये बैंक का मतलब सेल है तो इसे प्लस करेंगे, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000 की। और बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास परचेज निकला था नॉन करंट वाला, तो उस 15 को हमने माइनस कर देना है जी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लो जी इनको हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर हमने 3 चीज़ें और भी चेक करनी होती हैं जो कि मैंने आपको समझाई थी DRI के नाम से, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर है जी, तो वो है नहीं तो इग्नोर कीजिए। तो ये मेरे पास हो गया जी 3,55,35 कह सकते हैं 35, और उसमें से हमने इन दोनों को लेस कर देना है, जो कि 14,000 है मेरे पास एक, और एक 17 है। तो ओवरऑल इन दोनों सारों को सोल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर रहेगा वो 3,04,000 रुपीज़ आ जाएगा जी। इस 3,04,000 को हम यहाँ लिखेंगे, और जो कि ये आंसर मेरा आया है वो भी माइनस में आया है। अगर आंसर आपका माइनस में आ जाता है तो यहाँ लिखते हैं जी नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे इजी है, जिसके अंदर हमने सिर्फ ओनली शेयर एंड डिबेंचर को ही चेक करना है जी। तो हम चेक करते हैं जी, फर्स्ट नंबर चेक कीजिए शेयर कैपिटल आपके पास। तो जी शेयर कैपिटल मेरी 4,75,000 हो चुकी है, तो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने का मतलब आपने इसे प्लस करना है, इशू शेयर 75,000 का। अब इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट था जी सिक्योरिटी प्रीमियम का।
तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी मेरा इस क्वेश्चन के अंदर कितना है 60 है, और ये भी आपका इश्यू ऑफ शेयर का ही पार्ट है। तो इन दोनों को हम एक साथ ऐड करके लिख देंगे जी, जो कि मेरे पास बनेगा 1,35,000 रुपीज़ का जी। उसके बाद हम चेक करते हैं जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग था एक हमारे पास पॉइंट, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब डिबेंचर, जो कि डिबेंचर मेरे 2 लाख से 250 हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये 50,000 रुपीज़ मेरे इंक्रीज़ हुए हैं। तो इंक्रीज़ होने का मतलब रुपए आपके पास आ रहे हैं जी, 50,000 हमने ऐड कर देना है जी। क्लियर है। उसके बाद जो इसका इंटरेस्ट पेड था 35,000 का, उसको हमने लेस करना है जी। और इस क्वेश्चन के अंदर एक हमारे पास इंटीरियम डिविडेंड था, उस इंटीरियम डिविडेंड को भी हमने लेस करना है। और इंटीरियम डिविडेंड की जो वैल्यू थी हमारे पास जी इस क्वेश्चन के अंदर, वो थी 36,000 रुपीज़ की, जो कि हमने ऐड करा था। तो इसे हमने लेस कर देना है 36,000 रुपीज़ को। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास कुछ आइटम्स थी जो हमने सोल्व करी। फिर भी हम एक बार सारे के सारे पॉइंट पर निगरानी लगा लेंगे, कोई पॉइंट रह ना जाए। क्लियर है जी। तो शेयर कैपिटल आपका एक मेन होता है इसमें, शेयर कैपिटल हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और एडजस्टमेंट के अंदर मेनली हमारे पास इंटीरियम डिविडेंड ही था, बस एक इसका इंटरेस्ट था हमारे पास जी एडिशनल वाले डिवेंचर का। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। तो इनको हम सोल्व करेंगे जी। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये 71,000 माइनस हो गया, मतलब 350 में से एक्चुअली 21,000 रुपीज़ को आपने माइनस कर देना है जी। ठीक है जी, क्योंकि ये मेरा 71 है और ये 50 है प्लस का, तो माइनस का 21 बचा, और 1,35,000 में से आपने 21 को माइनस करना है, जो कि मेरे पास आ जाएगा जी 1,14,000 रुपीज़ का जी। पॉजिटिव है तो यहाँ रख देंगे 1,14,000 रुपीज़ जी। आंसर पॉजिटिव है, इसलिए हमने नेट कैश लिखना है जी, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लो जी, उसके बाद हमने इन तीनों एक्टिविटी का टोटल कर लेना है ABC का जी। अब तीनों एक्टिविटी का टोटल करने के बाद अगर आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है जी, तो हम पॉजिटिव आंसर ऐसे आएगा, तीनों आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो यहाँ लिखते हैं जी नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। उसके अंदर हमने करना क्या है जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हमने ऐड करना है जी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, मेनली जो मेरे पास इस क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट है एक, और एक कैश एंड बैंक वाला है। 50 ये 44 ये सबका टोटल करेंगे दोनों का, तो 94,000 रुपीज़ आएगा। इस 94 को मैंने ऐड करना है जी, तो मेरे पास 2,14,000 रुपीज़ ये टोटल बन जाएगा जी। और ये जो टोटल है मेरा मैचिंग खाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। एक बार चेक कर लेंगे जी, 30 हमारा ये है, 184 ये है, तो इनका हम टोटल करेंगे जी, हमारे पास 2,14,000 रुपीज़ ही हमारा आंसर आएगा। और इसे हम लिख देंगे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो हमने सोल्व करा जी, जो कि जिसके अंदर हमने मेनली इंटीरियम डिविडेंड को डिस्कस करा। क्लियर है जी। उसके बाद एक प्रपोज्ड डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑलवेज प्रीवियस ईयर का ही लेना है, बस आपने ये याद रखना है जी। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि डिफ़िकल्ट हो। सिर्फ ओनली आपको एक परफॉर्मा याद होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि कौन सी आइटम कहाँ आपने पुट सही जगह करनी है जी। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो देखो, क्वेश्चन अगर समझ आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।